नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारंग के प्रकार, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो देखिए, हम शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि राग होते हैं, ठीक है, थाट भी होते हैं, ऐसे ना रागांग भी होते हैं। अब आप सोचेंगे रागांग क्या है। देखिए, रागांग का मतलब वही है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर राग है तो उसका वो फ्रेज़ है ना, जैसे राग यमन का एक पर्टिकुलर फ्रेज़ जैसे हम ले सकते हैं परे, है ना, परे। ये है, हम बोलेंगे कि ये राग कल्याण तो है ही, पर अगर ये किसी और राग में भी यूज़ होगा तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये इस राग में ये राग यूज़ हो रहा है। तो हम बोलेंगे ये अंग, मतलब राग कल्याण का अंग, मतलब कल्याण अंग यूज़ हो रहा है। वैसे ही आज हम सारंग के प्रकार की चर्चा करेंगे। सारंग अंग के बहुत सारे राग हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और वैसे भी अगर आप शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी हैं तो आपको सारंग अंग के प्रकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारंग अंग है क्या। ठीक है, मैं आपको गा के बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। नी सा रे मा रे मा पा मा रे मा पा मा मा पा नी पा मा रे मा पा नी सा नी पा सा नी पा रे मा रे। तो जैसा कि आपने सुना, मैंने रे पे ज़्यादा न्यास किया है, और भातखंडे जी का भी यही कहना है कि जब हम ऋषभ पे ज़्यादा रुकते हैं तो वो सारंग अंग और निखर के आता है ना। तो जब मैंने गाया तो आपने ध्यान दिया होगा किस प्रकार मैंने ऋषभ पर न्यास किया। तो ये जितने भी फ्रेज़ आप यहाँ देख रहे हैं या जो आपने अभी सुने भी हैं, वो सब किसके अंदर आएगा? सारंग अंग में आएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ये सारे फ्रेज़ किसी और राग में सुनते हैं, है ना, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, उस राग में सारंग अंग कहीं ना कहीं मौजूद है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं कि सारंग अंग के राग हैं कौन कौन से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय जो राग है, जो कि इवन बिगनर्स को भी सिखाया जाता है, वो है राग वृंदावनी सारंग। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मधमात सारंग है, मियाँ की सारंग है, बढ़हंस सारंग है, शुद्ध सारंग है, सामंत सारंग है, लंका दहन सारंग है, और इवन सरस्वती सारंग भी है। तो ये सारा ही आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो देखते हैं, राग वृंदावनी सारंग। देखिए, राग वृंदावनी सारंग में गंधार और धैवत जो है वो पूरी तरीके से लगता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जाति क्या मानी गई है? इसकी जाति ऑडव मानी गई है। वादी और संवादी स्वर रे और पंचम है। समय देखिए, सारंग अंग के जितने भी राग होते हैं ना, उनका समय दिन का ही होता है, मतलब दोपहर का ही माना जाता है। तो देखिए, इधर जैसे लिखा ही है कि वृंदावनी सारंग का भी समय दोपहर का ही माना गया है। ठीक है, थाट कौन सा है? देखिए, वृंदावनी सारंग के जितने राग हैं सभी आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि वो काफ़ी थाट में ही आते हैं। ठीक है, वृंदावनी सारंग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जब आप आरों में जाएंगे तो शुद्धनी है, और अवरों में जब वापस आएंगे तो कोमलनी का प्रयोग होता है। तो वृंदावनी सारंग का जो मेन पहचान है वो मैं आपको गा के बताती हूँ ताकि और स्पष्ट हो जाए।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम राग वृंदावनी की विशेषता देखेंगे तो ये पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु का राग माना जाता है, ठीक है। और वृंदावनी सारंग ही सारंग का शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि जब आप ये सारे फ्रेजेस देखेंगे, आप जब आपने सुना भी होगा तो मैंने आपको यही सारे फ्रेजेस देखिए सारंग अंग में भी बताए हैं। तो कहीं ना कहीं सारंग अंग का शुद्ध रूप अगर कोई माना गया है तो वो कौन सा राग है? राग वृंदावनी सारंग, ठीक है। अब ये राग की जो प्रकृति है देखिए वो ना ही ज़्यादा चंचल है और ना ही ज़्यादा गंभीर है, ओके। तो देखिए आगे नेक्स्ट राग पे चलते हैं जो कि है हमारा राग मदमात सारंग, ठीक है। अलग अलग नाम है, आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं। अब देखिए जैसे कि राग वृंदावनी सारंग हमने देखा है ना, उसमें तो देखिए शुद्ध नी का भी प्रयोग था, पर जब हम राग वृंदावनी सारंग में शुद्ध नी नहीं लगाएंगे, मतलब जब हम राग वृंदावनी सारंग के अंदर कोमल निषाद का ही प्रयोग करेंगे तो हमें कौन सा राग मिलेगा? हमें मिलेगा राग मध्यमाद सारंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको गा के बताती हूँ। रे मा रे मा पा नी पा मा रे नी सा रे मा तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि राग मध्यमाद सारंग क्या है। देखिए स्वर सिर्फ नी कोमल है, इसमें थाट इसका भी काफ़ी है, सेम वही वाद की संवादी रेपा। वर्जित स्वर देखिए इसमें गंधार और दैवत है, जाति औडव है, कर्नाटक नाम भी इसका माना जाता है जो कि है मध्यमादी सारंग, ओके। अब देखिए मध्यमाद सारंग की विशेषता क्या है कि ये सारंग अंग से ये राग गाया जाता है। तो अगर हम राग मध्यमाद सारंग की विशेषता देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सारंग अंग से ये राग गाया जाता है। ये तो ऑब्वियसली है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे रे म रे, नी प रे म रे, ये सारी संगति हम सारंग अंग में सुनते ही हैं। तो पहली चीज़ तो समझ में आई होगी आपको। दूसरा ये कि ये सीधा सीधा गाया जाता है, मतलब इसमें ज़्यादा आप मींड या खटका मुर्की ये सब नहीं लगाते हैं, ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला अगर कोई सारंग का प्रकार पुराने टाइम पे अगर कोई था तो आप लोगों को लगेगा वो वृंदावनी सारंग है, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहला और सबसे प्राचीन अगर कोई राग सारंग अंग से निकला था तो वो कौन सा था? राग मदमाद सारंग, ठीक है। ऐसा शास्त्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट राग की तरफ चलते हैं जो कि है राग शुद्ध सारंग। अब देखिए राग शुद्ध सारंग जो है ना वो कल्याण और सारंग का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है, ठीक है। और ये बहुत ही लोकप्रिय राग है। तो देखिए आरों में आप इधर देखेंगे हम शुद्ध माँ भी लगा रहे हैं और देखिए तीव्र माँ भी लगा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कल्याण अंग को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये फ्रेज जो आप देखेंगे ना, जब मैं अभी आपको गा के भी बताऊंगी, ये फ्रेज जो है वो शुद्ध सारंग का बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेज है, ठीक है। और जिस प्रकार से हम शुद्ध माँ और तीव्र माँ लगाते हैं, ठीक है, वो भी राग शुद्ध सारंग का एक महत्वपूर्ण फ्रेज है। मैं आपको गा के बताती हूँ। सा रे मा रे, सा रे मा रे मा मा पा रे मा रे मा रे मा रे मा पा नी दा पा मा पा रे मा रे। तो जैसा कि आपने सुना, देखिए राग शुद्ध सारंग में ना गंधार तो पूरी तरीके से लगता नहीं है, ठीक है। और हमें क्या ध्यान देना है कि इसके आरों में दैवत नहीं है, पर अवरों में दैवत का प्रयोग होता है, ठीक है।
थाट को लेके थोड़ा सा मतभेद है ना। कुछ लोग काफ़ी थाट का भी मानते हैं और कुछ लोग कल्याण थाट का भी यह राग मानते हैं। ठीक है, दोनों माँ का प्रयोग होता है, मैंने आपको बताया ही। अब देखते हैं राग शुद्ध सारंग की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए पूर्वांग में सारंग अंग प्रबल है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए ना, इधर हम रेमा रे जो है वो पूर्वांग में ही लगा रहे हैं, और उत्तरांग तथा अवरों में कहीं ना कहीं कल्याण अंग है। अगर आप ऐसे देखेंगे सा नी धा प म, इधर तक आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कल्याण अंग ही दिखाई देगा। ठीक है, और देखिए राग शुद्ध सारंग में धैवत का प्रयोग जो है उसका भी आपको बहुत ध्यान देना है कि हमें धा जो है वो किस प्रकार लगाना है। राइट, धा जो है हमें बहुत कम रखना है। मतलब क्या है इसका, कि जब हम अवरों में भी धैवत का प्रयोग कर रहे हैं तो धैवत पे न्यास नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट राग आप देखेंगे राग मियाँ की सारंग। अब देखिए राग मियाँ की सारंग जो है, नाम से ही पता लग रहा है कहीं ना कहीं ये राग जो है तानसेन जी के द्वारा निर्माण किया गया होगा, है ना। तो इसीलिए इसको राग मियाँ की सारंग बोलते हैं। और इवन राग विज्ञान बुक जो है उसके अंदर राग मियाँ की सारंग को राग तानसेनी सारंग भी बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये है क्या, तो देखिए मियाँ की सारंग है, इसमें थोड़ा सा मल्हार अंग लगता है। और मल्हार अंग कहाँ लगता है, ये देखिए यहाँ मियाँ मल्हार का जो फ्रेज है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है। ठीक है, और बाकी पूरा ये क्या है, सारंग है। कैसे, देखिए मैं अगर आपको गा के बताऊंगी तो ज़्यादा समझ आएगा। रे मा पा, रे मा पा नी धा नी पा, रे मा रे नी नी धा नी सा, सा नी सा नी धा नी सा, रे मा रे सा नी धा नी सा। तो जैसा कि आपने देखा कि हम धैवत भी लगा रहे हैं, है ना, और शुद्ध नी का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो धैवत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही लग रहा है। वो कहाँ लग रहा है, वो देखिए यहाँ मियाँ मल्हार का जो फ्रेज आएगा ना वहीं पे लगेगा। ठीक है, और देखिए गंधार इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। वादी संवादी वही रे और पा है, जाति इसकी शाडव मानी गई है। स्वर देखिए दोनों नी का प्रयोग है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कोमल नी भी है और शुद्ध नी का भी प्रयोग इसमें हुआ है। समय वही है, दिन का दूसरा प्रहर। अगर हम विशेषता देखेंगे तो विशेषता से हमें समझ आएगा कि वही पहली चीज़ मैंने आपको बताई, तानसेनी सारंग। ठीक है, मियाँ मल्हार अंग का प्रयोग जो है वो इसमें होता है। तो देखिए ये जो नी है ना यहाँ पे हमारा, ये कोमल है। ठीक है, तो देखिए मियाँ मल्हार अंग का प्रयोग कहाँ है, ये है। और सारंग अंग आपको पता ही है, रेमा रे, रेमा प, है ना, ये सब मैं म रे सा, ये सब जो मैंने गाया है वो मियाँ की सारंग में सारंग अंग है। ठीक है, यह राग मंद्र और मध्य सप्तक में गाया जाता है। स्वर संगति देखिए इसमें रेपा और रेमा तो होगी ही, क्योंकि सारंग अंग तो है ही, पर साथ ही साथ ये नीधा की भी, ये भी देखिए कोमल है, आप नोट कीजिए। नीधा जो है इसकी भी संगति इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मियाँ मल्हार का अंग जो है वो भी इसमें है, दैट इज़ वाई। मंद्र सप्तक में नीधा संगति विरोध रस उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राग की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण राग है, वो है राग बड़हंस सारंग। अब ये राग जब आप देखोगे ना, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा मतभेद हैं। कहीं पे भी ना ऐसा स्पष्ट, अगर आप इसका वो ढूंढोगे कि इसका स्वरूप क्या है, स्पष्ट तरीके से आपको मिल जाए, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ लिखा है इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। अब देखिए पहला वर्जन क्या है, पहला वर्जन ये है कि दोनों नी का प्रयोग होता है थोड़े से ध के साथ, मतलब वही वृंदावनी सारंग और मध्यमात सारंग जब आप साथ में गाओगे उसमें थोड़ा सा ध लगा दोगे अवरों में। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, वही सेम दोनों नी का प्रयोग है, मतलब आप वृंदावनी सारंग मध्यमात सारंग एक साथ गाइए, है ना, या वृंदावनी सारंग ही चलो अगर आप गाते हो, तब जब उसमें आप धैवत के साथ गंधार का भी प्रयोग कर रहे हो थोड़ा सा अवरों में, तो वो भी हमें राग बड़हंस सारंग में सुनने को मिलता है। अब देखिए पंडित रामाश्रय झा जी के अनुसार दोनों नी का प्रयोग तो होता है, साथ ही साथ गंधार का प्रयोग होता है अवरों में, दैट्स इट। मतलब उनका ये कहना है कि इस राग में, मतलब वृंदावनी सारंग में जब हम थोड़ा सा गंधार यूज़ करेंगे वो भी अवरों में, तो कौन सा राग
राग बनेगा, राग बढ़हंस सारंग बनेगा। असद अली खान जी के अनुसार सिर्फ कोमल नी का प्रयोग करते हैं वो, मतलब शुद्ध नी का प्रयोग नहीं करते हैं और गंधार का प्रयोग करते हैं अवरों में। और पंडित भातखंडे जी ने राग बढ़हंस सारंग को ज़्यादा इलेबोरेट किया ही नहीं है, उन्होंने अल्प गंधार का प्रयोग किया और साथ ही साथ दोनों नी का प्रयोग किया है। ठीक है, तो देखिए अब हम, ये विशेषता नहीं है, ये हम राग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मैं अब आपको ना ये थोड़ा थोड़ा एक एक करके सारे प्रकार जो है वो गा के बताती हूँ। तो देखिए पहला अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो पहला ये देखिए, ये नी कोमल है, ठीक है, हाँ ये नी कोमल है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला अगर आप रूप देखेंगे तो जैसा कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, कि पहला फ्रेज देखिए ये है, पहला रूप ये है, फिर दूसरा रूप देखिए ये है। दूसरा रूप में क्या हो रखा है, दूसरे रूप में कहीं ना कहीं देखिए दोनों नी का प्रयोग है, इधर आप देख ही सकते हो, है ना, कोमल नी भी है और शुद्ध नी भी है। साथ ही साथ धैवत भी देखिए लग रहा है अवरों में, और ये देखिए गा, शुद्ध गा जो है उसका भी प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। ये मैं आपको गा के बताती हूँ। नी सा रे मा पा, नी धा नी पा, पा नी सा, सा नी धा नी पा, रे मा रे, गा मा रे, नी सा, सा नी धा नी पा, मा गा मा रे, नी सा। आई होप आपको ये वाला प्रकार समझ आया होगा। नेक्स्ट है पंडित रामाश्रय झा जी का प्रकार, वो भी मैं आपको गा के बताती हूँ। नी सा रे मा पा नी सा, सा नी पा, मा पा गा मा रे, नी सा। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने पंडित रामाश्रय झा जी ने राग बढ़हंस सारंग में धैवत का प्रयोग किया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ शुद्ध गा का प्रयोग किया है। मतलब जब आप राग वृंदावनी सारंग में कहीं ना कहीं शुद्ध गा का प्रयोग करोगे, है ना, शुद्ध गा का प्रयोग जब आप कर दोगे इस तरीके से अवरों में, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़हंस सारंग हो जाएगा। शुद्ध गा जो है वो कहीं ना कहीं देखिए आरों में नहीं है, एक अलग तरीके से यहाँ पे वक्र रूप से इसका प्रयोग गंधार का हो रहा है। ओके, अब देखिए राग बढ़हंस सारंग जो है वो प्राचीन काल में भी इस नाम का अस्तित्व मिलता है, पर वो सारंग का अंग है या नहीं ऐसा कहीं नहीं मिलता, तो ये आप थ्योरी के लिए पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये राग समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट राग पे चलते हैं जो कि है राग लंका दहन सारंग। अब ये लंका दहन सारंग क्या है, देखिए सबसे पहले अगर इसका उल्लेख हम देखेंगे तो वो पंडित लोचन जी ने किया था, ठीक है, पर उनका जो वो था, क्या कहते हैं, विवरण, वो आज के टाइम से बहुत ही डिफरेंट है, और जो हम आज पढ़ेंगे वो हम आज का मतलब प्रेजेंट वाला ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो ही ज़्यादा रेलेवेंट है, पुराना रेलेवेंट नहीं है। अब देखिए लंका दहन सारंग जब हम सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो पंडित भातखंडे जी ने इस राग को किस तरीके से बताया है ये हमें पता होना चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरु वज़ीर खान से शिक्षा प्राप्त की थी संगीत की, है ना, जो कि रामपुर के थे। तो जब उन्होंने उनसे ये राग सीखा था तो दोनों नी का प्रयोग और साथ ही साथ थोड़ा सा धैवत और कोमल गंधार का प्रयोग किया था। मतलब लंका दहन में आपको ध्यान रखना है कि कोमल गंधार का प्रयोग होता है, बढ़हंस में शुद्ध गंधार था, ठीक है, और कहीं कहीं धा था या नहीं था। वैसे ही लंका दहन में देखिए थोड़ा सा धा तो है ही, पर साथ ही साथ शुद्ध गा का इसमें प्रयोग होता है। मैं ये वाला फ्रेज आपको गा के बताती हूँ। सा रे मा पा, मा पा नी नी पा, मा पा नी सा, सा नी धा नी पा, मा पा गा गा मा रे,
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम एक और राग लंका दहन सारंग का रेंडिशन देखें, मतलब एक और विवरण देखें जो कि पंडित रामाश्रय झा जी ने अपनी बुक अभिनव गीतांजलि में किया है, उन्होंने बताया है कि जब हम राग वृंदावनी सारंग में कोमल गंधार का प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लंका दहन सारंग बन जाएगा। मतलब उन्होंने धा का प्रयोग नहीं किया है, पर भातखंडे जी ने धा का प्रयोग किया है। मैं ये आपको गा के बताती हूँ। सा नी सा रे मा रे रे ग रे सा नी पा पा नी सा रे मा पा नी पा मा रे नी पा मा रे रे ग रे सा नी पा पा नी। तो जैसा कि आपने सुना, जब मैंने ये वाला फ्रेज गाया है तो इसमें कहीं ना कहीं जय जयवंती का भी आभास हो रहा था, ऐसा पंडित रामाश्रय झा जी का भी कहना है ना। क्यों? क्योंकि जब हम कोमल ग कुछ इस तरीके से ही लगा रहे हैं जैसा जय जयवंती में लगता है, बट सारंग की वजह से ये जय जयवंती से अलग हो जाता है। अब देखिए, लंका दहन सारंग वही, जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत अलग अलग तरीके से हर घराने में हर राग को अलग अलग तरीके से गाया जाता है। तो आगरा घराने में जब आप देखोगे तो आरों में शुद्ध नी, अवरों में कोमल नी, साथ ही साथ धा का भी प्रयोग किया गया है, और रेगा रेसा की संगति जो है, ये कोमल गा है, ठीक है, रेगा रेसा की संगति भी देखने को मिलती है। तो आगरा घराने में भी इसी प्रकार यूज़ होता है। कुछ विद्वान जो है गंधार का प्रयोग देसी अंग से भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इधर आप देखोगे, पंडित रामाश्रय झा जी ने तो साफ बोला कि जय जयवंती का आभास होगा अगर हम कोमल गंधार का यूज़ करेंगे, पर कहीं कहीं पे कोमल गंधार का जब यूज़ लंका दहन सारंग में होता है तो वो देसी अंग को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामने लेके आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट राग है वो है राग सामंत सारंग। अब देखिए, ये भी एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला राग है। कन्फ्यूजन वाला क्यों है? क्योंकि वही सबके अपने अपने रेंडिशंस हैं। अगर हम पंडित भातखंडे जी के विवरण को देखें तो उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 6 में सामंत सारंग के अंदर देस और सारंग का मिश्रण बताया है, ठीक है। तो और इवन पंडित रामाश्रय झा जी का भी यही मानना था कि राग सामंत सारंग में देस और सारंग का मिश्रण देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे देस कहाँ है, तो देखिए देस यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, गंधार कहीं पे भी नहीं लगा है, मतलब सामंत सारंग में धैवत का प्रयोग देस अंग से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और दोनों ही नी का देखिए प्रयोग हो रहा है, तो यही हमारा राग सामंत सारंग है। अब देखिए, राग सामंत सारंग जो है वो आगरा घराने में अलग तरीके से गाया जाता है। अलग तरीका मतलब धैवत का जो प्रयोग है ना वो अलग तरीके से होता है। देखिए, दोनों में ही, मतलब बाकी जितने भी आप राग सामंत सारंग सुनेंगे उसमें दोनों नी का प्रयोग तो हो रहा है, पर धैवत देखिए इधर भातखंडे जी ने और इवन पंडित रामाश्रय झा जी ने जो एक्सप्लेन किया है उनके अनुसार देस अंग से धैवत लग रहा है ना, इस तरीके से। और कभी भी सानी धापा ऐसे करके सामंत सारंग में नहीं जाना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है, ठीक है। पर आगरा घराने में धा का प्रयोग कुछ इस प्रकार से होता है, मैं गा के बताती हूँ। रे मा पा नी पा मा धा पा मा रे मा रे मा पा तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। राग सामंत सारंग जो है वो ये वाला फ्रेज जो है मैं आपको गा के बताती हूँ। आई होप आपको राग सामंत सारंग जो है अब वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, पंडित रविशंकर जी जो हैं वो ही एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने सामंत सारंग में सिर्फ कोमल निषाद का प्रयोग किया है। मतलब धा का तो प्रयोग किया ही है पर शुद्ध नी का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ कोमल निषाद का प्रयोग किया है, ओके।
अब आखिरी राग हमारा जो बच गया है वो है राग सरस्वती सारंग, जो कि अभिनव गीतांजलि के अंदर इसका विवरण बहुत अच्छे से दे रखा है। देखिए इसमें सरस्वती अंग जो है वो यूज़ होता है, नाम से ही पता लग रहा है। इसके अंदर कोमल नी का प्रयोग जो है ना, कोमल नी का प्रयोग ही होता है, मतलब शुद्ध नी का प्रयोग राग सरस्वती सारंग में नहीं होता है। हमने कोमल नी के साथ धा का प्रयोग जो है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। वर्जित स्वर इसमें देखिए ग बिल्कुल नहीं है, स्वर देखिए दोनों माँ का प्रयोग हो रहा है। ऑब्वियसली सरस्वती है तो तीव्र माँ का प्रयोग तो होगा ही, और साथ ही साथ सारंग की वजह से शुद्ध माँ का भी प्रयोग हो रहा है। वादी समवादी स्वर देखिए रे पा है और थाट है काफ़ी। समय वही है दिन का दूसरा प्रहर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।